तो स्टूडेंट्स मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ। मेंसुरेशन में अपने पास दो तरह की ज्यामितियाँ होती हैं, एक ठोस ज्यामिति होती है और एक समतल ज्यामिति होती है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन क्षेत्र में क्षेत्रमिति के अंदर यानी मेंसुरेशन में अपने पास दो तरह के फिगर होते हैं, एक 2D फिगर होता है और एक 3D फिगर होता है। 2D फिगर क्या होता है कि 2D फिगर के अंदर जो भी समतल ज्यामिति होती है वो आती है, और 3D फिगर जो होता है उसके अंदर अपने पास जो ठोस ज्यामिति होती है वो आती है। जैसे अपन समतल ज्यामिति की बात करें 2D की, तो 2D के अंदर जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, वर्त है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? 2D के अंदर यानी समतल ज्यामिति में आएंगे। और जो अपने पास 3D फिगर होते हैं, तो 3D फिगर के अंदर जो भी अपने पास ठोस ज्यामिति होगी वो ठोस ज्यामिति किसमें आएगी? 3D फिगर्स के अंदर आएंगे। तो 3D फिगर जैसे कौन से हैं? जैसे बात कर लेते हैं शंकु की, तो शंकु अपने पास 3D फिगर है, घन है, घनाभ है, बाल्टी है, ये सब क्या आएंगे अपने पास? ये सभी अपने पास 3D फिगर होंगे। तो दो तरह के फिगर होते हैं अपने पास, कौन कौन से? देखिए बात कर लेते हैं यहाँ फिगर्स की फिगर कौन कौन से होते हैं। इसमें फिगर होते हैं अपने पास दो तरह के, एक 2D फिगर होता है और एक 3D फिगर होता है। 2D फिगर क्या होता है? इसमें दो डायमेंशन होती है, यानी दो ही माप होती है अपने पास। 3D फिगर के अंदर तीन माप होंगे। तो 2D फिगर वो होते हैं जो भी अपने पास समतल ज्यामिति होगी, जो भी समतल ज्यामिति होगी वो किसमें आएगी? 2D फिगर्स के अंदर आएगी, यानी इसके अंदर अधिकतम दो डायमेंशन होती है। और 3D फिगर्स के अंदर क्या होता है? अपने पास जो भी ठोस ज्यामिति होगी वो किसमें आएगी? 3D फिगर्स में आती है। ठीक है, यदि कहा जाए तो मतलब 2D फिगर के अंदर अधिकतम क्या निकाल सकते हैं? अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। और इसमें क्या निकाल सकते हैं? अधिकतम आयतन निकाल सकते हैं। यानी इसके अंदर अधिकतम अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसके अंदर अधिकतम अपन आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन कौन सी होती है समतल ज्यामितियां अपने पास? जैसे अपने पास त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, या फिर कोई भी बहुभुज हो गया, या फिर वर्ग। तो इस प्रकार की जो भी ज्यामिति होती है अपने पास, मतलब जिनको किसी समतल के ऊपर बना सकते हैं, वो सभी 2D फिगर्स होते हैं। वो किसमें आएंगे? समतल ज्यामिति में आएंगे, यानी 2D के अंदर आएंगे। और 3D फिगर जो भी ठोस ज्यामिति है अपने पास, जैसे घन है, घनाभ है, शंकु है, प्रिज्म है, पिरामिड है, बेलन है, गोला है। तो ये सब किसमें आएंगे? ये आएंगे अपने पास 3D फिगर के अंदर। यानी 2D फिगर्स जो है अपने पास, उसमें अधिकतम दो डायमेंशन होगी अपने पास, जिसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, वर्ग है, ये सब क्या होगी अपने पास? समतल ज्यामिति होगी। और ये जो समतल ज्यामिति है इनको किसी भी पृष्ठ के ऊपर या फिर किसी समतल के ऊपर हम आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि जो 3D फिगर्स होते हैं, 3D फिगर्स ठोस ज्यामितियों को कहते हैं, जिसका अधिकतम हम आयतन निकाल सकते हैं। अधिकतम इसमें तीन डायमेंशन होंगी। बात कर लेते हैं 3D फिगर की, तो 3D फिगर जैसे घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, बेलन होता है, गोला होता है, ये सब किसमें आएंगे? अपने पास 3D फिगर्स के अंदर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें यूनिट की कि मतलब किस तरह के अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट के हिसाब से, मतलब मात्रा के हिसाब से तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से। इसकी यूनिट की बात करें यानी मात्रा की बात करें तो इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं अपने पास। एक तो सिंगल डायमेंशन में होता है, एक अपने पास डबल डायमेंशन में होता है, और एक ट्रिपल डायमेंशन में होता है, यानी D, 2D और 3D। तो जो सिंगल डी होता है अपने पास, उसमें जो भी अपने पास विकर्ण होता है, भुजा होती है या फिर परिमाप होता है, वो किसमें आएगा? सिंगल डी में आएगा, यानी केवल एक ही डायमेंशन में आएगा, एक ही माप के अंतर्गत आएगा। यानी जो भी अपने पास क्या होगी? भुजा होगी, विकर्ण होगा या फिर परिमाप होगा। तो ये सब किसमें आएंगे? ये सिंगल डी में आएंगे, यानी एक ही डायमेंशन होती है इनकी। और जो 2D फिगर्स होते हैं इसमें दो डायमेंशन होती हैं, तो इसमें क्या आता है अपने पास? क्षेत्रफल आता है।
और 3D फिगर्स के अंदर 3 डायमेंशन होती है, इसमें क्या आएगा अपने पास, आयतन आ जाएगा। क्या आएगा, आयतन आ जाएगा। अब जो भी आपके पास सिंगल डी है, मतलब भुजा विकर्ण या फिर परिमाप है, ये आपको एक डायमेंशन में मिलेगा, यानी ये तो या फिर आपको मिलेगा सेंटीमीटर में, या फिर मिलेगा मीटर के अंदर, या फिर मिलेगा आपको इंच के अंदर। यानी ये सब सिंगल डी में यानी एक ही बार इसमें माप यूज होती है, और 2D के अंदर यानी क्षेत्रफल के अंदर 2 बार अपने पास माप यूज होती है। तो इसमें जैसे अपने पास जो भी माप होगी वो किसमें आएगी, वर्ग सेंटीमीटर में आएगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी, या फिर किसमें आएगी, वर्ग मीटर में आ जाएगी, या फिर किसमें आ जाएगी, वर्ग इंच में आ जाएगी। और जो 3D होता है अपने पास, यानी 3 डायमेंशन युक्त जो भी अपने पास निकालेंगे, यानी आयतन होगा, वो आयतन अपने पास किसमें होगा, यानी इसमें डायमेंशन होगी वो 3 बार यूज होगी, 3 बार कैलकुलेट की जाएगी, 3 बार गुणा होगी इसमें। तो ये किसमें होगा, या तो अपने पास घन सेमी में होगा, या फिर घन मीटर में होगा, या फिर घन इंच में होगा। तो इस प्रकार से इनकी माप व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल आयतन लेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, तो इसमें 2 बार अपने पास माप यूज हो रही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे किसी वर्ग की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो एक बार आधार की लंबाई हो जाएगी और एक बार उसकी हाइट हो जाएगी, दोनों को गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जो आयतन होता है अपने पास, तो घनाभ की आयतन की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अपने पास 3 बार माप यूज हो रही है, तो क्या करेंगे, उसको 3 बार गुणा करेंगे। अगर सेंटीमीटर में होगी तो कितनी बार हो जाएगी, 3 बार, और मीटर में होगी तो कितनी बार हो जाएगी, 3 बार। यानी कि या तो घन सेमी में, या घन मीटर में, या फिर घन इंच में होगी। ठीक, तो इस तरह से इनकी क्या होगी, अपने पास माप होंगे। अब देखिए मेंसुरेशन के अंदर अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ रेशियो होते हैं जो अधिकतर एग्जाम में उसी से संबंधित पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रेशियो हैं जो अधिकतर आप यूज होते हैं यहाँ पर, और एग्जाम में भी क्वेश्चन उन्हीं से पुटअप होते हैं, वो भी आपको यही देखना है। फिर उसके बाद में जैसे अपने पास जो भी फिगर होगा, प्रत्येक की एक एक के बारे में अपन बात करेंगे कि इस फिगर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट में त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग पढ़ा, उसके बाद में चतुर्भुज पढ़ा, उसके बाद बहुभुज पढ़ा, फिर ठोस ज्यामिति में 3D के अंदर शंकु पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। तो एक एक का नंबर एक एक बार लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल देख लेते हैं एक बार कि राइट एंगल क्या होता है। कि ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण क्या हो, अपने पास 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो एक कोण यहाँ पर अपने पास 90 डिग्री का ये हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये ए भुजा ले लेते हैं, ये बी, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, और ये ए सी हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम यूज होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो हम छोटी क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी ये वाली भुजा, इसका जो वर्ग होता है वो अन्य से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, आपका हाइपोटेन्यूज वर्ग होता है, कर्ण होता है आपका, और अन्य दोनों शेष भुजाएं कौन सी होगी, ये आपका आधार हो गया, यानी इसको अपन बेस बोलते हैं। ये लंब हो गया आपका, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाएं यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका हाइपोटेंशियल का स्क्वायर होता है वो आपका बेस के स्क्वायर और जो आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे बात करें यहाँ पर कि मैं कहूँ आपको कि ये भुजा अपने पास 3 है, ये कितनी है, 4 है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हुआ, 25 हो गया, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी होगी अपने पास, 5 होगी।
तो इस प्रकार से इनके कुछ रेशियो भी होते हैं, वो रेशियो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस किस रेशियो में इनकी बातें की जाती हैं, एग्जाम में कहाँ से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये भी इसका एक रेशियो ही था। अगर राइट एंगल के इसकी बात करें हम यहाँ से, तो देखिए नंबर 1 रेशियो इसकी बात करें राइट एंगल की, तो होता है आपका 3 4 5 रेशियो होता है 3 4 और 5, यानी सबसे बड़ी भुजा अगर आपकी 5 है तो अन्य दोनों शेष भुजाएं आपकी 3 और 4 होगी, या फिर इसका कोई भी एक क्या होगा, गुणज होगा। जैसे ये 9 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। या फिर ये 9 है आपके पास तो 3 3 9 हो गया, ये 4 3 12 हो जाएगी, 5 3 15 हो जाएगी। नंबर 2 की बात करें तो ये होती है आपके पास 5 12 और 13, ये आपका दूसरा रेशियो। तीसरे रेशियो की बात करें तो ये होता है आपका 8 15 और 17। नंबर 4 की बात करें तो 1 1 और √2। तो ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ही रेशियो हैं जिनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। मतलब या तो इन्हीं यही दे दिए जाते हैं एग्जाम में, या फिर इनके कोई भी गुणज होता है वो दिया जाता है। नंबर 5 की बात करें तो 1 √3 और 2। नंबर 6 की बात करें यहाँ पर तो 7 24 और 25, 7 24 और 25। नंबर 7 की बात करूँ यहाँ पर तो ये 9 40 और 41। नंबर 8 की बात करें यहाँ पर तो ये होता है आपका 11 60 और 61। यानी इस प्रकार से इनमें संबंध होता है कि इन्हीं का रेशियो जो होता है वो एग्जाम में आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे इसकी बात करें तो जैसे सबसे बड़ी भुजा पर आपके पास 61 है तो ये कितनी होगी आपके पास, इसमें से एक 60 हो जाएगी और एक कितनी होगी 11 होगी। ठीक है। यदि दूसरे इसकी बात करें हम यहाँ से तो कहते हैं कि मतलब एक भुजा आपके पास कितनी है 10 है, दूसरी कितनी है 24 है। यदि ये भुजा आपके पास 10 है और दूसरी है आपके पास 24 है तो तीसरी भुजा बताओ। तो देखिए अगर आपको रेशियो याद है कि 3 4 5 5 12 और 13 8 15 17 ये सभी रेशियो अगर आपको याद है तो क्या करेंगे आप, इनको आप वैसे लिख लीजिए कि जैसे आपको पता है कि ये इससे संबंधित हो रहा है, मतलब इसका गुणज हो रहा है, तो आप लिखिए 5 12 और 13। ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए आप कि आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, कितनी कितनी 10 और 24, 10 और 24। तो देखिए अगर ये इसका दोगुना हो रहा है यहाँ पर, ये इस रेशियो का दोगुना है, ये भी इसका दोगुना है, तो ये भी तीसरी भुजा होगी वो भी इसका कितना होगी, दोगुना होगी। तो ये कितनी हो जाएगी 26। तो जो आपका हाइपोटेंशियल होगा वो कितना होगा 26 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि ये यूज होगा रेशियो किसमें, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए इनका जो मल्टीपल है वो मल्टीपल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो रेशियो है सभी इन्हीं से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए जैसे अगर आपको दे रखे हैं, जैसे ये रेशियो है, एक समझा देता हूँ आपको कि 3 4 5 ये आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि अगर ये 6 है, ये कितनी है, जैसे इसका दोगुना पूछा जा सकता है। अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 दूनी 8 हो जाएगी, ये 5 दूनी 10 हो जाएगी। अगर इसका 3 गुणे की बात करें तो ये 3 3 9, ये 3 चौक 12 हो जाएगी और ये 3 पंजे 15 हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन होंगे, आपको कहा जाएगा कि मतलब एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा कितनी है 12 है, तो तीसरी भुजा बताओ आप। तो तीसरी भुजा आप बता सकते हैं क्योंकि ये 5 का 3 गुना हो रहा है, ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो ये कितना गुना होगा 3 गुना। आगे और भी कर सकता है, जैसे इसका 4 गुना है तो ये सारी भुजाएं कितनी गुना होगी 4 4 गुना हो जाएंगी, 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगी और ये 5 और 20 हो जाएगी। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर आपको ऐसे किया जा सकता है कि ये जो भुजा आपके पास ये 3 √2 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 √2 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 5 √2 हो जाएगी। तो इनमें से कोई दो भुजा दे देगा, जैसे 4 √2 5 √2 है, तो तीसरी भुजा आप बताओ। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 4 5 आपके पास रेशियो आपको पता है, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। या फिर किससे निकालोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालोगे, जो आपके पास ये फॉर्मूला है।